2017 के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में शेख रशीद साहब खुद मेयर के उम्मीदवार थे और उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन से पहले ही उन्होंने ऐलान किया था कि मुझे मेयर बन के शहर के हालात को सुधारना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी भी आई। जिस वक्त मेजॉरिटी आई तो हमारी 28 सीट चुन कर आई थी कांग्रेस पार्टी के नाम से, और हमने पहला ऑप्शन जो है हमारे जो अपोजिशन थे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमने उनको दावत दी। हमारी अपोजिशन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पहला ऑप्शन दिया कि फ़िरका परस्तों से कारपोरेशन को दूर रखने के लिए, इक़्तिदार से दूर रखने के लिए हमने उनसे हाथ मिलाने का संदेशा भेजा। तो उधर से हम लोगों को जवाब आया कि यजीद से हाथ मिला लेंगे, रशीद से हाथ नहीं मिलाएंगे। हमको फ़िरौन चलेगा लेकिन शेख रशीद नहीं चलेगा। तो बहालत मजबूरी हम लोगों ने शिवसेना से बातचीत करके, उनसे पैक्ट करके, और जब हमने उनसे बात की तो हमको उनको डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग चेयरमैन भी देना पड़ा। बहरहाल 5 साल इक़्तिदार के हम लोगों ने निकाले और उसमें जैसा शेख रशीद साहब ने वादा किया था, जैसा उन्होंने कहा था शहर को डेवलप करने का, उन्होंने शहर के लिए काम करने की शुरुआत की और शहर के हर इलाके में नए DCR के मुताबिक शहर में सीमेंट रोड का काम शुरू हुआ। पहले जो सीमेंट रोड बनती थी वो 3 इंची और 4 इंची बनती थी, लेकिन शेख रशीद के इक़्तिदार में आने के बाद अब 1 फीट और उससे ज़ायद की सीमेंट रोड बनती है, मजबूत सीमेंट रोड बनती है। और यही पैटर्न आज मालेगांव शहर में चल रहा है। और आज हम लोग ये देख रहे हैं कि पूरे शहर में हर तरफ सीमेंट रोड है। शेख रशीद साहब जब इक़्तिदार पर थे तो वो सिर्फ इक़्तिदार के लोगों को या सत्ता के लोगों को फंड दिया करते थे, ऐसा नहीं था, बल्कि उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस से चुनकर आए शाहिद रेशम वालों को भी फंड दिया। उन्होंने जनता दल के सिंबल पर चुनकर आए तनवीर जुल्फ़िकार को भी फंड दिया। उन्होंने अतीक कमाल को भी फंड दिया। उन्होंने सगीर ट्रैक्टर वाले को भी फंड दिया। यानी अपोजिशन को भी वो बराबर का फंड दिया करते थे, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक अगर उस वार्ड में ज़्यादा काम होता था तो ज़ायद फंड भी उन्होंने दिया है। और इस तरीके से वो बराबर काम किया करते थे। अब अपोजिशन तो बहरहाल अपोजिशन होती है। हमने हर तरीके के काम किए। हारून अहमद अंसारी हॉस्पिटल शेख रशीद साहब के वक्त में बना, और जिस वक्त ताहिरा शेख रशीद साहिबा मेयर बनी तो वाडिया हॉस्पिटल की इमारत जो खस्ता हो चुकी थी, अली अकबर हॉस्पिटल की इमारत जो खस्ता हो चुकी थी, उसको डिमोलिश करके, उसको मसमार करके दोनों जगह 100 बेड का इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी के साथ में हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। और शहर के हर हिस्से में हर तरफ काम हुआ है। हम लोगों ने उस वक्त इक़्तिदार में MIM को भी शामिल किया। MIM को भी हम लोगों ने यानी स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन दी, और 5 साल तक MIM के डॉक्टर खालिद परवेज़ स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर भी रहे। और उनके इलाके में इन 5 सालों में जो काम हुए हैं वो शेख रशीद साहब के दौरे इक़्तिदार के ही काम है। ये उनके अपने काम नहीं है, ये सत्ता की भागीदारी के काम है, जिसका क्रेडिट बहरहाल शेख रशीद और ताहिरा शेख रशीद साहिबा को ही जाता है। ये बात शहर के आवाम को नोट करना चाहिए। 27 सीट मोदी साहब की, 28 सीट शेख रशीद की, वो 5 साल इक़्तिदार में रहे। वो तो आपने बता दिया, इनका 5 साल का ऐसा रहा। शेख रशीद साहब के इक़्तिदार से पहले 2014 में 2.5 साल के लिए इब्राहिम 2014 से 17 तक 2.5 साल के लिए हाजी मोहम्मद इब्राहिम सेठ
ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की जानिब से मेयर रहे, और मैं उनके काम क्या बताऊं, उन्होंने अगर कोई काम किया है तो ये मुफ्ती साहब ने बतलाना चाहिए कि ये हमारे मेयर के ये काम है, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अगर वो काम किए होते तो फिर इक़्तिदार पे भी वही काबिज़ रह सकते थे 17 के इलेक्शन में, लेकिन वो नहीं रह पाए। उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। उन्होंने बल्कि काम किया होता तो एक नौजवान लड़के फारूक खान, फैजुल्ला खान से इलेक्शन नहीं हारती। उन्होंने अपने वार्ड में भी काम नहीं किया था। लेकिन आज वो मरहूम है, उनका इंतकाल हो गया। उनके बारे में ज़्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि अगर वो काम किए होते तो दोबारा चुन कर आए होते। इसी तरीके से हाजी नजमुद्दीन खजूर वाले साहब जो हैं, वो उनके मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के पहले मेयर थे, और जिस वक्त वो इलेक्शन लड़े तो वो अपने सगे भतीजे से ही इलेक्शन हार गए। उनका भी इंतकाल हो गया, इसलिए उनके बारे में भी कुछ बोलना आज मुनासिब नहीं है। बहरहाल उनके जो पोते हैं वो आज इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र की यूथ विंग के सदर हैं, और काम का उन्होंने फ़र्क देखा है, इसलिए वो आज हमारे साथ में आए हैं। ये बोलने की बात नहीं है, ये समझने की बात है, समझने की ज़रूरत है। 28 सीट मिलने के बाद भी 5 साल 8 साल मुफ्ती साहब का कारपोरेशन पे प्रेशर रहा क्या, या वो वहाँ पे कुछ काम करवा पाए क्या? मुफ्ती साहब के प्रेशर की तो बात ऐसी है कि कारपोरेशन के ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो उनको नहीं पहचानते। कोरोना के काल के अंदर जिस वक्त डॉक्टर सपना ठाकरे हेल्थ ऑफिसर थी, उन्होंने मुफ्ती साहब की खुद ज़बानी है कि मैंने आपको 18 कॉल किया, आपने मेरा एक भी फ़ोन नहीं उठाया। उसी वक्त की बात है कि सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर डांगे साहब से जब मुफ्ती साहब की बहस होती है तो बोलते हैं कि आप मेरा फ़ोन नहीं उठाते हो। इनकी कोई शनाख्त नहीं है, ना इनका कोई फ़ोन उठाता है, ना इनका कोई काम सुनता है, ना इनका कोई काम करता है, बल्कि कारपोरेशन का सिक्योरिटी गार्ड इनको गेट के ऊपर रोक लेता है। तो इनकी जब कोई शनाख्त नहीं है तो ये काम कहाँ से करेंगे? असेंबली में ये नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन असेंबली में आज तक इस तरीके की कोई बात नहीं की उन्होंने कि उसको लेकर कोई, जबकि किरीट सुमैया जो है ये बीजेपी का साबिक रुकना पार्लियामेंट, और उसके बोलने पे एसआईटी नामजद हो जाती है, लेकिन हाउस के अंदर ये उसका विरोध भी नहीं कर पाते और एसआईटी को रोक भी नहीं पाते। उसके बाद ये कहते हैं कि शिंदे साहब से मेरा बहुत अच्छा है, फडणवीस साहब से मेरा बहुत अच्छा है। तो ये सही बात है कि एमएलसी के इलेक्शन में इन्होंने उनसे फंड लिया, इन्होंने उनको वोट दिया, इनसे उस जिम्न में इनका अच्छा हो सकता है, लेकिन काम काज अगर अच्छा होता तो काम काज लेकर आते हैं। अच्छा सिर्फ मफाद परस्ती के नाम पर है, और इनकी मफाद परस्ती को हम देख सकते हैं, हम परख सकते हैं, और हम देख रहे हैं और परख रहे हैं। मौजूदा इलेक्शन में पैसा जात बिरादरी 2 चीज़ ज़्यादा चल रही है। आवाम को किन बातों का ख्याल रखकर वोट देना चाहिए? आवाम को जो लोग काम करें उसका ख्याल रख के वोट देना चाहिए। मुझे एक बात ये बोलना है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब 2007 में जिस वक्त सियासत में आए, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने कहा था कि मैं ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़, ख़ानदानी इजारादारी के ख़िलाफ़ सियासी मैदान में उतरा हूँ। आज 2026 के इलेक्शन में उन्होंने इस्लामपुरा वार्ड से अपने फर्जंद को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। तो ख़ानदानी इजारादारी के ख़िलाफ़ ये कहाँ तक कामयाब है? दूसरी बात, आज एमआईएम के ये मुखिया हैं, एमआईएम के एक घराने से, पुराने सियासी घराने से 8-9 उम्मीदवार अगर वो दे रहे हैं तो ये किस ख़ानदानी इजारादारी के ख़िलाफ़ सियासत के अंदर आए थे? ये उनसे पूछा जा सकता है। 2017 के इलेक्शन के बाद में लॉकडाउन लगा, कोरोना की बीमारी फैली, और उस वक्त ये हज़रत खुद क्वारंटाइन हो गए थे। जिस वक्त शहर की आवाम को नुमाइंदे की ज़रूरत थी, शहर का नुमाइंदा क्वारंटाइन था। एमआईएम की जानिब से दावा किया गया कि 2 कंटेनर भर कर मालेगांव शहर के लिए रिलीफ लाई गई। मेरा सवाल है
कि उस रिलीफ का क्या हुआ, कहाँ बांटी गई, किसको दी गई। उसी वक्त इम्तियाज़ जलील साहब खुद आए थे, उन्होंने 2 वेंटिलेटर लाया था। उस वेंटिलेटर को मजलिस के शुमाली महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज़ ने अपने कब्ज़े में लिया था। मेरा सवाल है कि वो वेंटिलेटर आज कहाँ है, किस दवाखाने में है, किस हॉस्पिटल में है, कितने लोगों ने आज तक उस वेंटिलेटर से इस्तिफ़ादा हासिल किया, क्या वो इसकी तफसील पेश करेंगे। मेरा सवाल है कि 2014 में अवैसी बिरादरान ने मालेगांव शहर में अवैसी हॉस्पिटल और कॉलेज खोलने का दावा किया था। जो जगह सर्वे नंबर 91 संगमेश्वर शिवार में खरीदी गई थी, उस जगह का टाइटल वेरिफिकेशन 2 सितंबर को के अखबार में शाये होता है। तो 10 साल तक के उस जगह को खरीदने के बाद रख कर अगर वो टाइटल वेरिफिकेशन निकाल कर बेचा जा रहा है तो मजलिस के ज़िम्मेदारान खामोश क्यों हैं। वो हॉस्पिटल कहाँ है, वो कॉलेज कहाँ है जिसका दावा साबिक मेयर अब्दुल मलिक ने निज़ामाबाद के एक सियासी जलसे के अंदर किया था कि अवैसी असदुद्दीन अवैसी ने मेरे मालेगांव शहर को हॉस्पिटल और कॉलेज तोहफे में दिया। वो कहाँ है। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, मालेगांव शहर की आवाम का सवाल है और इन सवालों के जवाब इस इलेक्शन में जो 15 जनवरी 2026 को होने जा रहा है और मजलिस ने अपने 61 उम्मीदवार खड़े किए हैं। जहाँ जहाँ मजलिस के उम्मीदवार हैं वहाँ के लोगों ने उनसे ये सवाल पूछना चाहिए, वरना अगर इनका जवाब कहीं नहीं मिलता है तो इस्लाम पार्टी इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र और समाजवादी पार्टी का जो मालेगांव सेकुलर फ्रंट का इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद को वोट देकर कारपोरेशन का इख्तियार उन्हें देना चाहिए। इतनी मैं मालेगांव शहर की आवाम से गुजारिश करता हूँ। तुम्हारे स्टेज पे SIT का जन्म दाखिले का मुद्दा और फिरका परस्ती का मुद्दा उठाया जा रहा है, जबकि कारपोरेशन इलेक्शन में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। और दूसरा उधर अच्छाई और बुराई का मामला है। ये दोनों बातों को किस तनाजुर में देखेंगे, अच्छाई और बुराई? अच्छाई और बुराई का मामला अगर देखना है तो मैं दूसरी कोई बात नहीं करूँगा। नया पूरे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार दिए गए हैं उनका मुआवजा कर लो, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जो उम्मीदवार दिए गए उनका मुआवजा कर लो, इस्लामपुरे के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार दिए गए हैं उनका मुआवजा कर लो, और समाजवादी पार्टी और मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने जो उम्मीदवार दिए हैं उसका मुआवजा कर लो। अच्छाई बुराई शहर की आवाम जान जाएगी। दूसरी बात आपने सवाल किया, क्या सवाल है? SIR और ये तो जन्म दाखिले का मामला जो है बहरहाल कारपोरेशन से मुंसलिक है, क्योंकि जन्म दाखिला जो है, जो उशीरा नोंद या जो ताख़ीर से जो नोंद की जाती है, जो इंदराज किया जाता है, वो तहसीलदार के आदेश के बाद उसके इन्हें लेटर देने के बाद में वो दाखिल किया जाता है और उसके ऊपर 1044 और बाद में 3400 मज़ीद इस तरीके से ये जो जन्म दाखिले हुकूमत ने रद्द किए हैं, तो इसमें गलती जिन लोगों ने जन्म दाखिला बनाया उनकी नहीं है, बल्कि तहसीलदार ने या प्रांत ने जो आदेश जारी करना चाहिए थी उसके मुकाबले में नायब तहसीलदार ने आदेश जारी किए। तो ये गलती तहसीलदार और कलेक्टर की है और वो आदेश के ऊपर वो जन्म दाखिले बनाए गए, वो जन्म दाखिले जो हैं ये कारपोरेशन से ही दिए जाते हैं, तो कारपोरेशन उसका मुद्दा है, इसके लिए हम लोग उस मुद्दे को यहाँ पर उठा रहे हैं। रही SIR की बात, तो 2002 की यादी हमारे पास है। आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, UP 11 रियासतों के अंदर SIR चल रहा है और मालेगांव शहर की जो बेटियाँ, जो बहनें ब्याह कर वहाँ पर गई हैं, उनसे वहाँ पर 2002 की यादी मालेगांव की मांगी जा रही है, हम लोगों दे रहे हैं। तो ये जब महाराष्ट्र में SIR लागू होगा तो यहाँ पर भी लागू होगा। तो हम आज भी उनकी मदद करने के लिए खड़े हुए हैं और कल भी हम ही मदद के लिए खड़े रहेंगे। इन लोगों ने आज तक इस तरीके की कोई मदद किसी की नहीं की, उनकी ऑफिस तो हमेशा बंद रहती है, तो उनसे मदद की कौन उम्मीद करेगा।
इसके लिए उस मुद्दे को हमने इलेक्शनी मुद्दे के अंदर शामिल किया है।